हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टाइड रैंक्स। ठीक है, ये आपकी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। टाइड रैंक्स, को रिलेशन इन केस ऑफ टाइड रैंक्स। बेटा ये उसकी एक थ्योरम है। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अपना फॉर्मूला पढ़ा था। एक टाइड रैंक की एक और डेरिवेशन है, हम इसमें एक और फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले के लिए हम ये डेरिवेशन पढ़ रहे हैं और वो फॉर्मूला क्या है वो सब कुछ आप इस डेरिवेशन में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए ये आपकी इस यूनिट की लास्ट है थ्योरम स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए, इफ सम ऑफ द इंडिविजुअल रिसीव द सेम रैंक इन अ रैंकिंग ऑफ मेरिट दे आर सेड टू बी टाइड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी इंडिविजुअल रिसीव करते हैं हमारे सेम रैंक को इन अ रैंकिंग ऑफ मेरिट, मेरिट की रैंकिंग पे जो भी इंडिविजुअल सेम रैंक को रिसीव करते हैं उनको हम टाइड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब वो बोल रहा है कि लेट अस सपोज दैट एम ऑफ द इंडिविजुअल सेम। जो मान लीजिए अगर मैं कुछ इंडिविजुअल एम इंडिविजुअल्स हमें दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए k+1 k+2 अप टू सॉन k+m, ये सारे हमारे क्या है, टाइड हैं। मीन्स इनको हम सेम रैंक दे रहे हैं। देन ईच ऑफ दिस m इंडिविजुअल इज असाइन अ कॉमन रैंक विच इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द रैंक k+1 k+2 अप टू k+m। कि ये जो सारे के सारे मैंने इंडिविजुअल्स लिए हैं जो टाइड हैं, उनकी हमने कॉमन रैंक ले ली है विच इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रैंक, जिनकी अर्थमेटिक मीन ऑफ द रैंक हमने क्या मानी है, k+1 k+2 अप टू k+m। उसके बाद हमने क्या किया, आपने कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर का फॉर्मूला पढ़ा होगा सबसे स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट लेक्चर आपको सुनामिका मैम ने भेजा था कि कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समीशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेटा मैंने यहाँ पे अंडर रूट के प्लेस पर 1/2 लिखा है। ठीक है, नाउ अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आपके पास ये टर्म है ना x माइनस एक्स बार, मैंने उसको स्मॉल x कंसिडर कर लिया, y माइनस वाई बार को मैंने स्मॉल y कंसिडर करा। इसको कंसिडर करके मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो x माइनस एक्स बार के प्लेस पर क्या आ जाएगा, स्मॉल x, एंड y माइनस वाई बार के प्लेस पर क्या आ जाएगा, स्मॉल y। सेम, तो हमारे पास ये कोरिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिस वन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया और अब हम इसको छोड़ देंगे। चलिए आगे देखिए, इफ़ x एंड y ईच टेक्स द वैल्यूज 1 to up to n। मान लीजिए जो मैंने कैपिटल x और कैपिटल y लिया है उनकी वैल्यूज है मेरी 1 to up to n, 1 to up to n। x की वैल्यू भी यही है, y की वैल्यू भी हमारी यही है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो थ्योरम करवाई थी रैंक कोरिलेशन की, उसमें भी हमने क्या किया था, x और y की जो वैल्यूज़ है वो हमने यही ली थी। तो समीशन ऑफ x समीशन ऑफ y हमने फाइंड आउट किया था ना। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या करी हूँ, समीशन ऑफ x अपॉन n, यानी कि x बार की वैल्यू फाइंड आउट करी हूँ। x बार का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ x अपॉन n। समीशन ऑफ x आप यहाँ से इसकी वैल्यू से निकाल लोगे तो वो क्या आ जाएगा, n इंटू n+1 विच इज़ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेस्ट n+1/2। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी है समीशन ऑफ x। देखो जब आप इसका समीशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + अप टू सॉन n। तो इसका समीशन का टर्म क्या आएगी, n इंटू n+1/2। तो ये जो टर्म है आपकी, ये किसकी है, आपकी समीशन ऑफ x की है। तो ये समीशन ऑफ x की वैल्यू को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो मेरे पास क्या टर्म लेफ्ट रह जाएगी, n+1/2, क्योंकि इस वाले n से ये वाला n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x बार की वैल्यू क्या आएगी, n+1/2। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले जो थ्योरम कराई थी उसमें करा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखा था। ठीक है ना, अगर फिर भी किसी बच्चे को ये ना समझ आए तो मैंने आपको जो रैंक कोरिलेशन की थ्योरम कराई थी ना, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, वहाँ पे आपने ये सेम स्टेप वहाँ पर किया हुआ है। सो सिमिलरली y बार भी हमारा क्या हो जाएगा, n+1/2। नाउ अब मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, n सिग्मा x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमने
स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की जो थ्योरम की थी वहाँ से डायरेक्ट देखो इसकी वैल्यू हम वहाँ पे फाइंड आउट कर चुके थे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो बेटा इस थ्योरम में हम क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज जो हम अपनी थ्योरम में ऑलरेडी कर चुके थे ना, वहाँ से हम डायरेक्टली ले रहे हैं। देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न है। देखो ये थ्योरम कराई थी ना, देखो समीशन ऑफ एक्स ये कराया था, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी कराया था, ठीक है। समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, देखो इसकी वैल्यू ये सारी निकलवाई थी ना आपको। तो ये वाली जो टर्म है ना बेटा, मैं डायरेक्टली यहाँ से वहाँ पर पुट कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोगों के एग्जाम्स में ये वाली थ्योरम 8 मार्क्स की आती है तो आप ये सारा करके दिखाओगे। अदरवाइज आप इसकी जो ये वैल्यू आपने इस थ्योरम में फाइंड आउट की है, तो मैं ये वाली वैल्यू को यहाँ पर से डायरेक्टली क्या कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। अब समझ आ गया सबको कि इसकी वैल्यू मैंने ये कैसे लिखी है, हम ये पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सिमिलरली एन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, तो दोनों की वैल्यूज ही सेम आएंगी। मैंने इसको इक्वेशन बना के छोड़ दिया। नाउ अब मैं क्या निकाल रही हूँ, डिफरेंस निकाल रही हूँ। देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास x और y है उसके प्लेस पर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, x माइनस एक्स बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो x और y की टर्म्स को लेकर चल रहे हैं, हम उसमें अपने मीन को भी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। लेकिन x माइनस एक्स बार को देखो मैं यहाँ पर क्या लेकर चली हूँ, स्मॉल x, y माइनस वाई बार को क्या लेकर चली हूँ, स्मॉल y। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके प्लेस पर स्मॉल x, इसके प्लेस पर स्मॉल y पुट किया, ठीक है। नाउ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन से बेटा मैंने क्या किया, 2 समीशन ऑफ एक्स वाई को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, बाकी सारी टर्म्स को मैंने राइट हैंड साइड में ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी शैल नाउ इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ कॉमन रैंकिंग इन केस ऑफ टाइज ऑन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रैंक। हम क्या कर रहे हैं, हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है कि जो हमारा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे कॉमन रैंकिंग पे, जैसे कि जो हमारे टाइड रैंक्स होते हैं उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ अगर हमारी सेम होती हैं तो हम उनको कॉमन रैंक देते हैं। तो हम कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, ठीक है। चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ऑन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रैंक, मान लो कि जो मेरे रैंक्स हैं, ठीक है, उनका मैं स्क्वायर कर रही हूँ और उनका क्या कर रही हूँ, सम। तो मैंने उसको कंसिडर किया, लेट मैंने एक s ले लिया, एक s1 ले लिया, एस स्क्वायर एंड s1 स्क्वायर, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अनटाइड एंड द टाइड रैंक्स। कि मान लीजिए जो s है, s किसको डिनोट कर रहा है, आपके सम को, किनका सम, स्क्वायर्स ऑफ द अनटाइड, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यूज जो अनटाइड होंगी, और s1 क्या होगा, कुछ ऐसी वैल्यूज जो टाइड रैंक्स होंगी। मान लीजिए आपको कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है 1 2 3 अप टू 10, आपको 10 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। अब 10 ऑब्जर्वेशंस में कुछ तो अनटाइड होंगी, कुछ टाइड रैंक्स होंगी, है ना। मान लीजिए इसमें कुछ तो वैल्यू सेम आ रही हैं, कुछ कुछ अलग आ रही है, सारी तो हमारी सेम नहीं हो सकती ना, एक वैल्यू तो डिफरेंट होगी। कई बार ऐसा होता है कि सारी ही हमारी सेम भी हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं कि अगर मैं 10 ऑब्जर्वेशन ले रही हूँ तो 10 की रैंक सेम होंगी, ठीक है ना। तो क्या होगा कि कुछ कंडीशंस अलग होती हैं कि कुछ वैल्यूज़ तो सेम होंगी, कुछ वैल्यूज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो जो हमारे अनटाइड होंगे, जिनकी रैंक्स हमारी सेम नहीं होंगी, उनको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, और जिनकी रैंक्स हमारी सेम होंगी उनको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं अनटाइड के लिए कर रही हूँ। अनटाइड किसे डिनोट किया था, एस स्क्वायर से डिनोट किया था। तो मैंने देखो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में क्या टर्म्स लेकर चली थी, k+1, k+2, k+m, यही लिया था ना। अपने इंडिविजुअल्स क्या लिए थे, k+1, k+2, k+m लिए थे। तो मैंने वही ले लिया, k+1 का स्क्वायर, k+2 का स्क्वायर और k+m का होल स्क्वायर। चलो वन बाय वन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर भी आप अप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सारी वैल्यूज़ कर ली, ठीक है।
अब देखो ये भी के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, सारा के स्क्वायर है ना। कहाँ तक जा रहा है, एम वैल्यूज तक जा रहा है, तो इसकी हमारे पास एन टर्म के लिए क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये 1, फिर 4, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, कहाँ तक जा रहा है हमारा ये एम स्क्वायर तक जा रहा है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, एम स्क्वायर तक जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई सीरीज स्क्वायरिंग में होती है तो उसकी एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू एम प्लस 1 टू एम प्लस 1 अपॉन 6। उसके बाद देखो 2 के, देन 4 के, देन 6 के अप टू 2 के एम। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 के कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या सीरीज लेफ्ट रह जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, एम तक। और जब भी हमारे पास कोई भी सीरीज होती है जिसका डिफरेंस 1 होता है तो उसका हमारा एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू एम प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, चलो अब मैं किसका निकाल रही हूँ, S1 का निकाल रही हूँ। लेकिन S1 हमारा किस चीज़ को डिनोट करा था, टाइड रैंक्स को, टाइड रैंक्स को करा था, तो यानी कि इसकी एक एवरेज रैंक होगी, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी 3 ऑब्जर्वेशन की सेम वैल्यूज़ होती हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकाल के जो वैल्यू आती है हम तीनों को ही वही कॉमन रैंक दे देते हैं। तो S1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, m, और जो एवरेज रैंक होगी उसका स्क्वायर। ठीक है, सो m एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद एवरेज रैंक में k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ठीक है ना, क्योंकि एवरेज है ना, एवरेज रैंक कैसे निकालती हो, जो सारी की सारी वैल्यूज़ जिनका रैंक सेम होगा उनको लेकर और हम उनके टोटल नंबर ऑफ टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो एवरेज रैंक में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था ना एग्जाम्पल में भी, कि अगर मान लीजिए 4th प्लेस, 5th प्लेस और 6th प्लेस, इन तीनों प्लेस पर ही सेम टर्म आ रही है, सेम ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो इसको हम डिवाइड किससे करते हैं, 3 से, और इसको सॉल्व करके जो भी टर्म आएगी वो हमारी क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है तीनों के लिए। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, k प्लस 1, k प्लस 2 अप टू k प्लस m टाइम्स तक के लिए जा रहा है, तो उसको हम m से डिवाइड करेंगे और इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो k प्लस k अप टू सोन, तो ये k हमारा m टाइम्स तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू के। मैंने इसको इस वाले m के साथ अलग सेपरेटली डिवाइड किया। ऐसे ही 1 प्लस 2 प्लस अप टू कहाँ तक जा रहा है, m तक जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, नेट टर्म का फॉर्मूला m इंटू एम प्लस 1 अपॉन 2, और ये वाला m इसके साथ अलग सेपरेट, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये वाला m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास S1 की टर्म क्या आ जाएगी, दिस वन। फिर यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास S1 स्क्वायर की टर्म क्या आ जाएगी बेटा, ये वाली आ जाएगी। तो दोबारा से देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, अगर मैं 10 ऑब्जर्वेशंस ले रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि इन ऑब्जर्वेशन में मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं 19, इसके भी 19, इसके भी 19, इस बच्चे के 18 मार्क्स हैं, इसके 17 मार्क्स हैं, इसके 19 मार्क्स हैं। तो मान लीजिए आपको ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशंस में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो उनको तो अलग अलग रैंक मिल जाएगी, तो उनको हम एस में लेकर चलेंगे, और जिन बच्चों के मार्क्स हमारे क्या हैं, सेम हैं, उनको हम टाइड रैंक्स में लेकर चलेंगे, यानी कि S1 में लेकर चलेंगे। और अगर सारे के सारे बच्चों के मार्क्स ही 19 होंगे तो हम उनको S1 में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने अलग अलग सेपरेटली इनके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस S1 का स्क्वायर, आप एस स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल चुके हो, ठीक है, ये आपकी एस स्क्वायर की वैल्यू है, आप S1 स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल चुके हो। तो बेटा ये वाला स्टेप आप लोगों को खुद से करना है, दोनों की वैल्यूज़ को माइनस करना है, माइनस करके आपके पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए,
ठीक है, तो ये आप लोगों को स्टेप करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्टेप नहीं किया है। सिंपल है, इसकी वैल्यू पुट करना, इसकी वैल्यू पुट करना, दोनों को माइनस करना, माइनस करके एलसीएम वगैरह जो भी लेना होगा उसको सॉल्व करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो नाउ द इफेक्ट ऑफ ट्राइंग m इंडिविजुअल इज टू रिड्यूस द सम ऑफ द स्क्वायर्स बाय m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 दो द मीन वैल्यू ऑफ द रैंक्स रिमेन द सेम दैट इज n प्लस 1/2। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आई है m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12, और जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था वो क्या था, n प्लस 1/2। ठीक है, सो देयर आर एस सेट of rank to be tied in the x series so that the total sum of the square due to them is कि अगर मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, x सीरीज के लिए ले रही हूँ, मान लीजिए सबसे पहले मैंने x सीरीज ले ली, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आएगा mi का स्क्वायर माइनस 1/12, जो अभी आपने फाइंड आउट किया है ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है, अगर मैं इस वाली वैल्यू को x सीरीज के लिए लेकर चल रही हूँ, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशंस होती है ना, x और y, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि मैं x सीरीज के लिए लेकर चल रही हूँ, तो मैंने उसका समीशन की वैल्यू ले ली i रनिंग फ्रॉम 1 to s। फिर आप mi की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ करोगे, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। इस पूरे कंप्लीट को मैंने क्या मान लिया, tx मान लिया। ऐसे सिमिलरली मैंने क्या किया, एक सेट ऑफ रैंक ले लिया, किस सीरीज़ के लिए, y सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा mi डैश का होल स्क्वायर, सॉरी mi डैश का स्क्वायर माइनस 1/12। डैश क्यों ले रही हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, तो मैं दोनों को m से तो डिनोट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ये x सीरीज़ अलग है, y सीरीज़ अलग है, तो मैंने इसको mi से डिनोट किया है और इसको मैंने mi डैश के साथ डिनोट किया है। अगेन आप इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगी। इस पूरे टर्म को मैंने क्या लेट कर लिया, टी वाई, दोनों को ही हम इक्वेशन लेट कर लेंगे 5 और 6। नाउ इन केस ऑफ दिस द न्यू सम ऑफ द स्क्वायर्स आर गिवन बाय, इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, एक नई क्या ले रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मैंने n वेरिएंस पहले निकाला था ना, देखो यहाँ पे ये निकाला था ना n वेरिएंस, ये वाली टर्म, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि अगर मुझे कोई नया लेना है, आप किस अकॉर्डिंगली, जो x सीरीज़ अभी हमने लिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं ले रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसमें से माइनस tx करूँगी, ठीक है ना। ऐसे ही y के लिए मैं माइनस ty करूँगी, और tx ty क्या है आपके, ये वाली टर्म्स, ठीक है ना। इनको हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सपोज किया है कि अगर मैं कोई भी t सच द सेट ऑफ रैंक ले रही हूँ टाइड के लिए विद रिस्पेक्ट टू द अदर सीरीज y सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ड्यू टू देम, कि अगर किसी और सीरीज ऑफ y के लिए अगर मैं ले रही हूँ तो हमारे पास ये टर्म आती है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक न्यू सम ऑफ द स्क्वायर्स ले रहे हैं, तो न्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी कंडीशन में से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम फॉर द y। नाउ आपने कोवेरियंस का फॉर्मूला पढ़ा था, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी बेटा, ठीक है। देन समीशन ऑफ x इंटू वाई, समीशन ऑफ x इंटू वाई आपने अभी देखो यहाँ पे फाइंड आउट की है, ये रही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो वो आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट किया, और पुट करने के बाद जब हम न्यू सम ऑफ द स्क्वायर्स ले रहे हैं तो यहाँ भी हम न्यू सम ऑफ द स्क्वायर्स लेंगे, तो यहाँ भी आप माइनस tx और माइनस ty लेकर चलोगे। नाउ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12। समीशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने क्या की, यहाँ पे पुट की। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, इसका और इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास ना ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको इसकी और इसकी क्या करनी है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वाला 1/2 यहाँ पर एज इट इज़, तो ये वाला 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर 1/2 ये वाला यहाँ पर है, देन tx ty एंड समीशन ऑफ डी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट रह जाएगा। तो आपके पास क्या आ गई बेटा, ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। नाउ मैं कोरिलेशन का स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लेकर चली थी, आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, आप कोवेरियंस फाइंड आउट कर चुके हो, सिग्मा एक्स फाइंड आउट कर चुके हो, सिग्मा वाई फाइंड आउट कर चुके हो, मैंने सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करती है, ठीक है।
पुट करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन द राइट हैंड साइड। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। तो देखो मैंने सबके साथ 2 लगाया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, मैंने सबके साथ यहाँ पे 2 लगाया हुआ है। आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। सो दिस इज योर फॉर्मूला, ये आपकी डेरिवेशन थी इस फॉर्मूले के लिए फॉर द टाइड रैंक्स, कि अगर हमारे पास कोई भी न्यू सम, हम कोई एक ऐसा केस लेकर चल रहे हैं जिसमें से हमने क्या किया, अपनी एक्स सीरीज़ को और अपनी वाई सीरीज़ को माइनस किया है, तो उसके बाद हमारे पास जो न्यू सम ऑफ द स्क्वायर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये। तो ये बेटा आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टाइड रैंक्स के लिए हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये डेरिवेशन क्यों पढ़ी है, ये फॉर्मूला क्यों पढ़ा है बेटा, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तब हम इस फॉर्मूले से अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो जो हमने पहले टाइड रैंक का फॉर्मूला पढ़ा है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। वो हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा यूज़ करके बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो वेयर यहाँ पर जो टी एक्स और टी वाई है वो हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करके अपनी आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि रैंक कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका एक ये रिमार्क है, इस रिमार्क में देखो वो क्या कह रहा है, इफ़ यू एडजस्ट ओनली द कोवेरियंस टर्म दैट इज समीशन ऑफ एक्स इनटू वाई एंड नॉट द वेरियंस सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर फॉर द टाइज। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा एग्जाम्पल या कोई एक आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन दी हुई है जिसमें हम सिर्फ कोवेरियंस की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, वेरियंस की एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, तब ये वाला जो फॉर्मूला है आपका इक्वेशन नंबर 7 का जो फॉर्मूला है आपका, देन द फॉर्मूला 7 रिड्यूसेस टू, तब हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लेफ्ट रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है यानी कि जो हमारी वेरिएंस है, देखो वेरिएंस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, यानी कि हम वेरिएंस में टी एक्स और टी वाई को माइनस करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई एडजस्टमेंट चाह ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ कोवेरिएंस में एडजस्टमेंट जा रहे हैं। तो जब मैं डिनोमिनेटर में कोई एडजस्टमेंट करूँगी ही नहीं तो इट मीन्स मेरे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो बचेगी ही नहीं, आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या रह जाएगी, लेफ्ट रह जाएगी। और जब मैं इन दोनों की टर्म का अंडर रूट करती हूँ तो अंडर रूट करके मेरे पास क्या टर्म लेफ्ट रह जाएगी, ये वाली, ठीक है। फिर आप इस वाली टर्म को इसके साथ अलग डिवाइड करना, इसको इसके साथ अलग डिवाइड करना, डिवाइड करके देखो ये तो कैंसिल, यहाँ से आपके पास ये वाली टर्म, तो आर का आपका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, ये वाला। सो दिस इज योर न्यू फॉर्मूला फॉर द टाइड रैंक। तो हम अपने एग्जाम्पल्स में ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस, अकॉर्डिंग टू द डाटा जो हमें गिवन होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास बेटा एक ये थ्योरम है, लिमिट्स फॉर द रैंक कोरिलेशन। देखो मैंने आपको ये थ्योरम पहले कराई है ना, लिमिट्स फॉर द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की। तो बेटा एक और है ये थ्योरम, सेम है जिसे पहले करा चुकी हूँ वैसी ही है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो। मैंने सोचा कि आपको इस तरीके से भी पता होना चाहिए कि अगर मैं रैंक कोरिलेशन की लिमिट्स निकाल रही हूँ तो इस केसेस के अकॉर्डिंगली भी हमारी लिमिट्स कैसे फाइंड आउट होती है, ठीक है ना। देखो अगर हम रैंक कोरिलेशन की लिमिट्स पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ये हमारी रैंक कोरिलेशन की लिमिट्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो मेरी लिमिट्स है ये हर केस के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए, मैं जो भी कंडीशंस लेकर चलूँगी, जो भी केसेस लेकर चलूँगी, हर केस के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक और दोबारा से थ्योरम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ और कंडीशंस लेकर चल रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या उन कंडीशंस पे भी हमारी जो लिमिट है आर के -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो बेटा ये वाली जो थ्योरम है इसको आपने ही सॉल्व करना है, सॉल्विंग पार्ट आपने करना है, लेकिन जो ये थ्योरी है, जो इसकी डेफिनेशंस हैं, जो इसमें कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताऊँगी, बट सॉल्विंग पार्ट आप करोगे, ठीक है। देखो
स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज गिवन बाय, हमें ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं बोल रही हूँ कि इस फॉर्मूले में जो आर है वो मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब समीशन ऑफ डी क्या होगा? मिनिमम होगा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ये मिनिमम होगा इफ ईच ऑफ द डेविएशंस डी आई इज मिनिमम बट द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी इज 0। कि अगर मेरे पास x और y इक्वल हुए तो आपके पास d की वैल्यू क्या होगी? 0। ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास x इक्वल्स टू वाई हुआ तो d की वैल्यू मेरी क्या आएगी? 0 आएगी। और जब इसमें d की वैल्यू 0 आएगी तो r हमारा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। सो हेयर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज +1। तो इस केस में हमारे पास r की वैल्यू क्या आती है? +1 आती है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उस थ्योरम में हमने ये कर भी लिया था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि r की वैल्यू अगर मिनिमम है कब होगी? जब d की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। d की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ईच ऑफ द डेविएशन d इज मैक्सिमम विच इज सो इफ द रैंक ऑफ द n इंडिविजुअल्स इन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर द अपोजिट डायरेक्शन। कि अगर मैं x और y या जो इंडिविजुअल n इंडिविजुअल्स लेकर चल रही हूँ जो उसमें टू कैरेक्टरिस्टिक होंगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब मेरी क्या कंडीशंस होंगी। तो हम इस थ्योरम में बेटा क्या कर रहे हैं? दो कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि आर की वैल्यू अगर मैक्सिमम है कब होगी? जब डी क्या होगा? मिनिमम। तो इस केस में तो आर की वैल्यू मेरी क्या आ गई? +1। अगर आर की वैल्यू मिनिमम है कब? जब डी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने कुछ एन इंडिविजुअल्स ले रहे हैं जिसमें टू कैरेक्टरिस्टिक्स में लेकर चलूँगी अपोजिट डायरेक्शंस में। तो अपोजिट डायरेक्शंस में कैसे लेकर चलूँगी? मान लीजिए देखो मैंने एक x ले लिया, एक y ले लिया। अब मैं इनके अपोजिट डायरेक्शंस ले रही हूँ। x में लेकर चल रही हूँ 1 2 3 अप टू n, y में लेकर चल रही हूँ n -1 अप टू 1। देखो अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना दोनों की। अब मैं इनका केसेस लेकर चल रही हूँ। केस नंबर 1, मान लो अगर n की वैल्यू मेरी ओड होती है विच इज़ इक्वल्स टू 2m + 1, ओड है। मान लो n की वैल्यू आपको 2m + 1 है। अगर मैं ये केस लेकर चलती हूँ तब क्या होता है? चलो d निकालो। d कैसे निकालोगे? x - y। देखो x की वैल्यू क्या है? n, y की वैल्यू क्या है? 1। लेकिन n की वैल्यू तो मैं यहाँ पे क्या लेकर चलूँगी? 2m + 1। तो मैंने यहाँ n की जगह क्या लिखा? 2m + 1। और y की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल, तो d कितना आ गया? 2m। ऐसे ही यहाँ पे निकालो x की वैल्यू n - 1, y की वैल्यू 2। लेकिन यहाँ जो n है इस n की जगह तो मैं क्या लेकर चलूँगी? 2m + 1। तो मैंने इस n की जगह क्या लिखा? 2m + 1। ये वाला -1, ये रहा -1 और ये वाला 2 -2। तो मैं यहाँ पे d = x - y कर रही हूँ ना। तो x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, तो मेरे पास d क्या आ गया? 2m - 2। ऐसे ही अप टू 100 तक हम क्या करेंगे? डिफरेंसेस। जैसे पहले इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला। तो ऐसे करके मेरे पास d क्या आ जाएगा? 2m - 2 अप टू 0 तक। ठीक है, आपको d मिल गया। आप उसका समीशन ऑफ di² कर सकते हो। इन सब का आपको क्या करना है? सम करके स्क्वायर करना है। तो बेटा ये सारी की सारी टर्म आपको खुद से सॉल्व करनी है और इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आना चाहिए? -1। ठीक है ना, जो लिमिट हमें निकालनी है ना, +1 तो हम निकाल चुके हैं, हमें क्या निकालना था? -1। तो इसको सॉल्व करके सारा आपका -1 आना चाहिए। तो ये वाली कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ठीक है, केस नंबर 2, अगर n की वैल्यू मेरी क्या होती है? इवन। अगर मैं n की वैल्यू 2m लेकर चलूँ तब क्या होगा? देखो अगेन n और ये क्या है? 1। सबसे पहले क्या निकालोगे? d। कैसे? x - y। x की वैल्यू क्या है? 2m, y की वैल्यू क्या है? 1। तो डिफरेंस कितना आ गया? 2m - 1। देखो ये d की वैल्यू वैसे ही निकालनी है जैसे यहाँ पे निकाली है ना, बस यहाँ पे अब m की वैल्यू क्या लिखोगे आप? 2m। यहाँ n की वैल्यू क्या लिखोगे? 2m। तो हमने यहाँ पे क्या किया? n की वैल्यू 2m पुट किया और d की सीरीज निकाली। फिर अगेन आपको इसका समीशन ऑफ di² करना है। ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे सॉल्व करना है बेटा। और सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और इस वैल्यू को आपने लास्ट में आर के फॉर्मूले में पुट करना है। समीशन ऑफ di², ये आपने समीशन निकाला है ना, समीशन ऑफ di²। इसकी वैल्यू को आपको इस आर के फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व करके क्या निकालना है? -1।
जैसे आपने यहाँ केस नंबर 1 में निकाला ना, इसको सॉल्व करेंगे समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर को, समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, पुट करके इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके क्या आ गया -1। तो हमने दोनों ही केस में चेक किया है कि आर की वैल्यू मेरी -1 आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो इन दोनों केसेस में भी मेरी आर की वैल्यू -1 आ रही है, इसका मतलब लिमिट फॉर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज गिवन बाय आर रनिंग फ्रॉम -1 टू +1। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो लिमिट है रैंक कोरिलेशन की वो -1 से +1 के बीच में ही लाई कर रही है। ठीक है, तो बेटा ये जो आपकी थ्योरम थी ये एडिशनल थ्योरम है। ठीक है, ये भी हमें आनी चाहिए, ये आप लोगों को करनी है आज। तो आज आपका वर्क क्या है, आपको ये दोनों थ्योरम्स ट्राई करनी है, और ये वाली थ्योरम तो आपको ज़रूर ही सॉल्व करनी है, क्योंकि इसमें सॉल्विंग पार्ट सारा मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, और आपको इसमें कोई भी डाउट होगा आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, एक चीज़ और बेटा, जैसे आपको ये जो थ्योरम मैं आपको करा रही हूँ इसमें सॉल्विंग पार्ट सारा आपको करना है, तो अगर किसी भी कैलकुलेटिंग पार्ट में, सॉल्विंग पार्ट में आप कहीं पर भी डाउट होगा तो आपने मुझसे पूछना है, और अगर ये पूरी ही थ्योरम आपसे नहीं होती है तब भी आपने मुझसे पूछना है बेटा, तो मैं आपको दोबारा से इसकी वीडियो पूरी सॉल्व करके भेजूंगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग एक बार खुद से ये ट्राई करके देखो और मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ आ गया कितना नहीं, इसलिए मैंने ये सॉल्विंग पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। अगर फिर भी आपसे पूरी थ्योरम नहीं होती है तो बेटा प्लीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी की पूरी थ्योरम मुझसे दोबारा करवा सकते हो। ये पूरी थ्योरम मैं आपको दोबारा से वीडियो बनाकर भेजूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग ट्राई करो। ठीक है, तो एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, और ट्राई करके अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ आती है पूरी थ्योरम भी, तब भी आप मुझे बताओगे, मैं आपको ये दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, तो आज आपका ये वर्क है, और सभी बच्चों ने ये वर्क अपना करके मुझे ग्रुप में सेंड करना है। थैंक यू।